गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो मैंने लेक्चर डाले हैं वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो आप लोगों ने मेरे से रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर देखे, ठीक है। और हम लोग आज का जो लेक्चर लिए हैं वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे लिए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े कितने सवाल हम लोग कर लें कि हमें क्लास 10th में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको पहले बेसिक लेवल की चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी इंसान अगर वो कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहा है या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो उसे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और वो बेसिक चीज़ें आपको क्लास 10th में मिलती हैं। तो इसका मतलब हमें क्लास 10th में वो कितने सवाल हो सकते हैं या किस किस टाइप के स्कोप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम करके ये कह सकें कि हमें अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, ठीक है। तो हमारा काम यही है कि हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री को समझें और इसके अंदर कौन कौन से टर्म मौजूद हैं उन्हें समझें। धीरे धीरे उनके बारे में अध्ययन करते करते जब हमें जानकारी हो जाएगी तब हम उनकी आइडेंटिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे। कुछ उनके नंबर हैं उनके बारे में समझेंगे, कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है इनके बारे में समझेंगे और इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पूरा ग्रास्प कर लेंगे। तो आइए हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप लेक्चर मेरा देख रहे हैं तो आपके पास पेन और पेपर सामने रहना चाहिए ताकि जो जो चीज़ें हम लोग सामने डिस्कस करते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में उसी समय बैठती चली जाएं, ठीक है। तो आइए हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है। ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री, असल में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और हमें ये क्यों इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी मेट्री वर्क लगता है उसका मतलब होता है मेज़रमेंट, ठीक है, पहली चीज़। और ट्राई या ट्रिग लगा है तो इसका मतलब ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ट्रायंगल में। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ इस्तेमाल होगा, ट्रायंगल में। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पहला पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल में देखने को मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हमें मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम ने यह कहा था कि कभी भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें हमें एक हाइपोटेन्यूस मिलती है, एक परपेंडिकुलर मिलता है और एक बेस मिलता है। कहीं पे भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें परपेंडिकुलर मिलेगी, हाइट मिलेगा और बेस मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो मेज़रमेंट होगी वो इन्हीं तीन साइड की होगी, परपेंडिकुलर की, हाइपोटेन्यूस की और बेस की, ठीक है। तो हमें जो भी रिलेशन मिलेंगे वो इन्हीं तीन पे मिलेंगे, परपेंडिकुलर पे, हाइट पे और बेस पे, क्योंकि ट्रायंगल की तीन ही साइड है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक पॉइंट ये पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ इस्तेमाल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं इसे ABC लिख रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल एट A। ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल एट A। इसका मतलब ये ट्रायंगल ABC है जो कहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल A पे। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब इनका और इनका सम मिला के 90 होगा। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मेरा ये 90 डिग्री है तो एंगल B और एंगल C का सम मिला के कितना होगा, 90। इसका मतलब हम लिखेंगे
एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जो 90 से कम हो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है तो इसके अंदर 3 एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, एक एंगल हमें 90 पता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ थीटा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो थीटा लिखा रहता है ये होता है आपका एंगल। ये आपका कोई ना कोई एक एंगल होगा, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 26 हो, चाहे वो 95 हो। अब आपसे कोई बोले कि ये थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 0 हो सकती है, 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, लेकिन 95 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम मिला के तो मैक्सिमम 90 ही होगा। तो इसका मतलब अगर एक एंगल मेरा थीटा है तो दूसरे एंगल को मेरा क्या होना होगा? 90 माइनस थीटा। तो मैंने आपको जो बताया वो मैंने ये बताया कि अगर आपका ये ट्रायंगल है तो इसमें अगर ये एंगल थीटा होगा तो इस एंगल को 90 माइनस थीटा होना होगा। अब मैं आपको तीनों एंगल का सम करके दिखाता हूँ। 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो आपको कितना मिल जाएगा? 180। देखिए, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो आपको ट्रायंगल के 3 सम पता चल गए, राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया, यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जहाँ पे भी, अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे भी थीटा दिया रहेगा, थीटा क्या है? एंगल है, कोई भी एंगल होगा। जहाँ पे भी थीटा दिया रहेगा उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली साइड आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हमेशा होगी कि आपका जो थीटा है उसके सामने वाली साइड आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। ये दो चीज़ आपकी कभी भी नहीं बदलेगी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको ये ट्रायंगल दिया है और यहाँ पे एक एंगल दे दिया है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, और आपसे यहाँ पे पूछा है आपसे पूछा है कि ये थीटा दिया हुआ है और आपको मुझे बताना है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है और इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा है। थीटा हमें ये दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे सर थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप इस पोजीशन पे हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म जान लें जिनसे ट्रिग्नोमेट्री बनती है। ध्यान से समझिएगा। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते वक्त आपको सबसे पहले ही बताता हूँ कि हमें 6 टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें इन 6 टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इन्हीं 6 टर्म पे आपकी सारी चीज़ें बनी हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ये 6 चीज़ें आपके राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी और ये थीटा वही होगा जहाँ पे आपका वो थीटा लगा होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये 6 टर्म हैं, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा आपका कहीं पे लगा होगा, वही आपका एंगल होगा। जैसे मैं बोलूँ ए, बी और सी और मुझसे कोई साइन थीटा बोले कि इस ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा क्या है, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा असल में साइन सी है।
साइन थीटा असल में क्या है, साइन सी है। ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल सी है और सी को ही इन्होंने थीटा दिखाया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलिए। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमने साइन कॉस ये सब चीज़ें जो अभी हमने पीछे पढ़ी, इनका राइट एंगल ट्रायंगल से क्या रिलेशन है। तो आप देखिए, अगर मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मेरा थीटा है, तो इसका मतलब इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये साइड हाइपोटेन्यूस होगी 90 डिग्री के सामने वाली, और ये साइड बेस होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 6 टर्म थी, उनको हम कैसे याद करें कि हमें सारी चीज़ें याद हो जाएं और हमारा सारा काम बन जाए। तो कहीं पे एक चीज़ लिखी गई है जो हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, पी बी पी एच एच बी। ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है और इसी से हम लोग पूरे साइन थीटा और सबकी टर्म याद करते हैं। तो ये टर्म क्या है और इसका इस ट्रायंगल से क्या रिलेशन है। पहले तो हम देख रहे हैं ये पी बी एच से ही ये चीज़ मैंने लिखी है, तो अब ये क्या है वो आप समझने की कोशिश करिए। मैंने लिखा था पी बी पी एच एच बी। इसमें जो आपकी पहली वाली टर्म होती है पी अपॉन एच, ये आपकी होती है साइन थीटा। ठीक है, जो दूसरी वाली टर्म होती है ये होती है आपकी कॉस थीटा, और जो तीसरी वाली टर्म होती है ये होती है आपकी टेन थीटा। तो आपको ये समझ में आ गया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी। यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए, कोई दिक्कत आपको। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इतनी चीज़ समझने के बाद आपके दिमाग में कुछ पॉइंट रहने चाहिए, वो देखिए आप। साइन थीटा जो है ये आपका कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर साइन थीटा मेरा पी अपॉन एच है तो मेरा कोसेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन पी। और हमें ये पता चल गया कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/4 दी रहेगी तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 दी रहेगी तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। तो आपको ये पता चल गया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। आगे देखिए, अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर कॉस थीटा मेरा बी अपॉन एच है तो सेक थीटा मेरा क्या होगा, एच अपॉन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो अगर टेन थीटा मेरा पी अपॉन बी है तो मेरा कॉट थीटा क्या होगा, बी अपॉन पी। तो आपने आपको 6 टर्म पता चल गई कि साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस से उनका क्या रिलेशन है। ये चीज़ आपको जानकारी हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कुछ चीज़ें जो जाने हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे किसी ने दे दिया 7, 24 और 25, और यहाँ पे मुझे किसी ने दे दिया A,
बी और सी, ठीक है। और मुझे कुछ यहाँ पे थीटा लगा के दे दिया, ठीक है। और मुझसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है साइन बी की क्या वैल्यू है। ये दो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कैसे करेंगे? तो मैंने अभी पीछे पढ़ा कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो इसका मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू मेरी पी अपॉन एच है तो मेरे कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच अपॉन पी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना है ये थीटा कहाँ लगा है। तो थीटा कहाँ लगा है? सी के पास। तो इसका मतलब जो कॉसेक थीटा पूछ रहा है वो असल में क्या पूछ रहा है? कॉसेक सी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और सी क्या है? मेरा एक एंगल है। और एंगल क्या है? 90 से कोई कम एक एंगल है, ठीक है। तो आपको कॉसेक सी के सामने हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर निकालनी है। तो हमें मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया? बेस। अब मुझे क्या लिखना है? एच अपॉन पी। तो मेरा एच क्या है? 25 और मेरा पी क्या है? 24। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगर किसी ने मुझसे पूछ दिया साइन बी, तो ध्यान दीजिएगा कि इस बार बी आपसे पूछ रहा है। तो बी पूछ रहा है तो इसका मतलब अब हमें बी के रिस्पेक्ट में चीज़ें देखनी है। तो हमें मालूम है साइन बी पूछे चाहे साइन थीटा पूछे, सबका मतलब यही है कि आपको पी अपॉन एच निकालना है। लेकिन इस बार पी अपॉन एच जो है वो मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना, वो मुझे बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो मेरा ये जो बी रखा हुआ है और मुझे पी अपॉन एच रखाना है, तो इस बी के सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर होगी। और सामने वाली साइड मैंने आपको कितनी दिखाई है? 7। तो हमें परपेंडिकुलर पहले लिखना है, इसका मतलब मैंने 7 लिख दिया। और हाइपोटेन्यूस हमेशा आपका 90 डिग्री के सामने होता है, जो मैं अभी आपको बताया। तो ये हो गया 7/25। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि साइन थीटा कॉस थीटा इनका क्या मतलब है। अगर आपसे कोई पूछे, इस टाइप से चीज़ कोई पूछे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, तो आपको मालूम है कि सर टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो मैं कॉट थीटा को क्या 1/10 थीटा लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ सर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये टेन थीटा पूरा का पूरा नीचे वाले टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चली कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा या फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन तीनों की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1। क्योंकि ये साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कॉट है। आगे आपको ये वाली चीज़ जो मैंने बताई अभी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सेक थीटा क्या होता है, तो अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो आपको पता होगा कि ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। तो सी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अगर मेरा कॉस बी अपॉन एच है, अगर मेरा कॉस बी अपॉन एच है, तो मेरा सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो अब हम आगे चलने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। मान लीजिए आपको ये एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और आपको यहाँ पे एक वैल्यू √2 दे दी है और यहाँ पे एक वैल्यू 1 दे दी है और यहाँ पे एक एंगल थीटा दे दिया है, ठीक है। और आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे मालूम है
कि ट्रायंगल की इन्होंने 2 साइड दी है, तीसरी साइड नहीं दी। और सबसे पहले हम साइन थीटा की तरफ ध्यान देंगे तो हमें मालूम है साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो मैं इस क्वेश्चन में पहले देखता हूँ कि P और H कहाँ पे है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि सर 90 डिग्री इधर लगा हुआ है तो इसके सामने वाली साइड जो होगी ये मेरी हाइपोटेन्यूस होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो मेरी परपेंडिकुलर होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया। अब इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बाकी बचा वाला क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है तो परपेंडिकुलर तो आपको √2 पता चल गया जो दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूस आपको पता नहीं है क्योंकि हाइपोटेन्यूस की लेंथ आपको नहीं दी। तो ऐसे समय पे इंसान क्या करे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही या इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो राइट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको राइट एंगल की 2 साइड पता है तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। कैसे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस और बाकी ये मान लीजिए ये है P और ये है B। ठीक, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हमें अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखनी है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और इसी से आपकी सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे हमें पिछले वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर √2 दे रखा था और बेस 1 दे रखा था। ठीक है, और अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो मैं लिखूँगा H² इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है √2, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर, और बेस मेरा कितना है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा, H² इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो आपको मिल गया H² इक्वल टू 3। कितना मिल गया, H² इक्वल टू 3। और जब भी आपको कभी भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि अगर H² इक्वल टू 3 है, अगर H² इक्वल टू 3 है तो कभी भी अगर हमें H निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देते हैं। आपको कभी भी किसी स्क्वायर से अगर उसके अंदर वाली टर्म निकालनी हो तो आप अंडर रूट लगाते हैं। तो इसका मतलब H² का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, H, और अंडर रूट 3 आपका बदलेगा नहीं, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3। इसका मतलब जो आपका वो डायग्राम था उसके अंदर ये वैल्यू अगर √2 है, ये वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, √3। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप आगे बढ़ने से पहले बस मुझे एक बार ये बता दीजिए, अगर मेरा थीटा यहाँ लगा हुआ है और किसी ने मुझसे tan थीटा की वैल्यू पूछी तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आपको मालूम है कि tan थीटा मेरा P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो गई, और ये हो गया मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है तो 1/√2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको अब एक चीज़ समझ में आ गई कि मेरे को ट्रायंगल से कैसे एंगल निकालने हैं, कोई भी चीज़ अगर वो चीज़ दी हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारा tan थीटा है ये असल में sin थीटा और cos थीटा से ही निकला है। तो इसका मतलब हमें tan थीटा जो दिया गया है वो असल में sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि tan थीटा की वैल्यू हमेशा sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए आप। अगर
साइन थीटा की वैल्यू p/h है और कॉस थीटा की वैल्यू b/h है, तो h से h कैंसिल होता है और हमें p/b मिलता है। और अगर हम ध्यान देंगे तो p/b किसकी वैल्यू है? टेन थीटा की वैल्यू। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे भी थीटा लगा होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और जहाँ पे थीटा लगा होगा हम उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास तीन आइडेंटिटी है जो ये p/h से निकली है। वो तीन आइडेंटिटी के बारे में हमें पता होने चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों मेरे एक्यूट एंगल हैं, तो कुछ एक्यूट एंगल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम चीज़ें निकाल सकें। ठीक है, तो मैं उस पर चलने से पहले मैं आपको पहले तीन फार्मूले बता देता हूँ जिन फार्मूलों के बेसिस पे आपसे हज़ारों टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उन तीन फार्मूलों को हम ध्यान से समझते हैं, और आप भी बड़े ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, एक एक आइडेंटिटी को हम लोग ध्यान से देखेंगे और कैसे क्या निकलता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये किस लिए है पहले तो ये समझिए। p²/h² प्लस b²/h²। आप देख रहे हैं h² एलसीएम बराबर है, तो ये p² प्लस b² हो गया, और p² प्लस b² हमने अभी पढ़ा था कि किसके बराबर होता है? h² के बराबर होता है। तो इसीलिए आपकी ये आइडेंटिटी सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर के टर्म में इसलिए आया क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन पढ़े हैं वो स्क्वायर के टर्म में पढ़े हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये देखना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है कि आपके साइन थीटा का 2 बार इंटू हुआ है, या मैं ये कह दूं कि साइन थीटा जो है उसका होल स्क्वायर ही साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे 9/16। अगर कोई पूछे साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगे 27/64। क्यों? क्योंकि साइन क्यूब थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा का आपने क्यूब कर दिया। तो साइन थीटा 3/4 है, 3/4 का आप क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 27/64। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप आगे देखिए। हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन पता है और वो रिलेशन ये है। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी ने साइन थीटा की वैल्यू 5/4 दी और किसी ने मुझसे पूछा कि कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करके वो चीज़ निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे कि सर अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा और मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए, 5/4 का स्क्वायर करोगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा? 25/16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं 25/16 को उधर ले जाऊंगा, घटाऊंगा, और घटाने के बाद मान लीजिए मुझे मिला कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 16/9। मान लीजिए मुझे ये वैल्यू मिली। तो अगर आपके कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, तो अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस स्क्वायर को ख़त्म करना होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा?
दोनों तरफ अंडर रूट करना होगा। और अंडर रूट दोनों तरफ करने का मतलब ये हुआ कि आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 दी है, तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैं इस प्लस को उधर ले जाऊंगा तो यही हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि मैं जब साइन को उधर ले जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा। तो ये आपके दो रिलेशन हैं जो इसी से निकले हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपसे कोई साइन थीटा की वैल्यू दे और कॉस थीटा की पूछे तो सीधे आप इस वाले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगर आपको किसी ने साइन थीटा इक्वल टू 3/5 बोला है तो इसका मतलब यही हुआ कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब ये जो 3/5 दिया है उसमें 3 मेरा परपेंडिकुलर है और 5 मेरा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो आप बोलोगे कि सर आप ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, और साइन थीटा पूछा है तो मैंने थीटा इधर लगा दिया। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये 3 हो गया। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, मतलब ये 5 हो गया। अब ये वाली लेंथ अगर मुझे निकालनी है, ये वाली लेंथ मुझे अगर निकालनी है तो मुझे मालूम है मुझे क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 में से 9 गया 16, तो 16 इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। अगर 16 बी स्क्वायर के बराबर है तो बी की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ अंडर रूट करना होगा। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ गए आप? तो आपको एक वैल्यू दे देगा साइन थीटा इसके बराबर, और आपको ट्रायंगल की, अगर मुझे आप बताइए इस ट्रायंगल की तीनों वैल्यू मुझे पता है, अगर इस ट्रायंगल की तीनों वैल्यू मुझे पता है तो अगर मुझे यहाँ थीटा दिया हो तो क्या मैं वो 6 टर्म निकाल सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ सर मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड पता है। ट्रायंगल की अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप ट्रायंगल में कहीं पे भी कोई भी थीटा निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एक जो चीज़ आई वो ये आई कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। और इसके बेसिस पे मैंने आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू बताई। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू पूछे तो कितनी होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो थी मेरी पहली आइडेंटिटी जो आपने एकदम अच्छी तरीके से समझ ली। और ये आइडेंटिटी यही कहती है कि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा एंगल है ये आपका दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहने की बात ये हुई कि अगर आपको कोई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी लिख के दे तो इसका मतलब भी 1 ही होगा, क्योंकि ए जो है, अब मेरा जो थीटा है वो क्या है, ए, और मेरा अगर यहाँ थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा होगा, और ये थीटा भी मेरा क्या है, ए, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल अलग है और ये वाला एंगल अलग है। तो अगर आपका थीटा लिखा हुआ है तो वो थीटा दूसरी जगह पे भी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अगला जो मेरे पास है फॉर्मूला वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और ये कैसे आया पहले ये समझिए। आपको मालूम है कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी एच अपॉन बी, लेकिन मुझे सेक स्क्वायर थीटा दिया है तो ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, तो इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो आपको बी स्क्वायर एलसीएम सेम मिल गया, ऊपर आपको क्या मिल गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप अगर इसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दूंगा तो मुझे बेस स्क्वायर नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आपके पास एक आइडेंटिटी और आ गई, और वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में भी एक रिलेशन है। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन था, वैसे ही सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में रिलेशन है। कैसे? देखिए आप, मेरे को कोई बोले कि टेन थीटा की वैल्यू 3 है तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। मान लीजिए आपसे किसी ने ये पूछ लिया और आपको मालूम है कि हमें सेक और टेन के बीच में एक रिलेशन पता है, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने सेक स्क्वायर थीटा को वही रखा क्योंकि मुझे पता नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू 3 है तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 10, और अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 10 है तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें मालूम है दोनों तरफ अंडर रूट करना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10। तो आपकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये आई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर हुई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर हुई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? तो आपको ये दोनों इक्वेशन भी समझनी है जो इसी से निकली है, लेकिन आपको अगर याद रहेगी तो बहुत ही अच्छा है, ना याद रहे तो आपको कम से कम पहली वाली इक्वेशन याद रहनी चाहिए उसके बेसिस पे। तो आपने देखा कि आपको साइन और कॉस के बीच में रिलेशन पता चल गया, एक किससे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। दूसरा रिलेशन आपको सेक और टेन में पता चल गया, किससे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता है कि साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है, सेक का उल्टा आपका कॉस होता है, और कॉट का उल्टा आपका टेन होता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो आपको साइन और कोसेक के बीच में रिलेशन, सेक और कॉस के बीच में रिलेशन, कॉट और टेन के बीच में रिलेशन भी पता चल गया। इसके अलावा साइन और कॉस के बीच में अगर रिलेशन पता करना हो तो हम किससे पता कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। सेक और टेन के बीच में पता करना हो तो किससे पता कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, बचा क्या हमारे पास, कॉसेक और कॉट। तो उसके लिए भी इन बंदों ने एक रिलेशन बताया है, और वो बताया है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ कि आप कॉसेक का स्क्वायर करेंगे और कॉट का स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक?
ठीक है। तो आपके पास जो तीन रिलेशन आए वो क्या है? पहला आया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा आया आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इतने रिलेशन आपको पता चल गए। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता है, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो अगर मेरे कॉट थीटा कोई पूछे साइन और कॉस के बीच में इसका क्या रिलेशन है, तो हमें मालूम है कि अगर टेन थीटा की वैल्यू आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। है कि नहीं? जरूर, एकदम सही है ये। इसमें कोई दिक्कत आपको? तो आपको साइन कॉस कॉट सब चीज़ें पता चल गई क्या है। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा क्या होता है ये पता चल गया। अब यहाँ तक अगर आपको जानकारी हो गई, तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और इसमें आपको ये 8, 12 और 15 दिया है। ये पाइथागोरस प्रमेय है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लीजिए ये वैल्यू दी है और आपको यहाँ पे A, B और C दिया है और आपसे कोई पूछ रहा है कॉट C की वैल्यू क्या होगी। इतना आप बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आपको मालूम है कि टेन थीटा होता है हमारा P अपॉन B, तो कॉट क्या होगा हमारा? B अपॉन P। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कॉट के बाद C बोला है, इसका मतलब हमारा थीटा कहाँ होगा? यहाँ। तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस, बची वाली साइड हो गई बेस। मुझे बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखना है, मतलब 8 अपॉन 12। अब आप इसको काट भी सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ में? आपको किसी ने कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है और आपसे कोई पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो इसके दो तरीके आपके पास हैं। पहला, कॉस थीटा आपका क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब एक अगर ट्रायंगल होगा और यहाँ पे मेरा थीटा लगा होगा तो ये मेरा 3 होगा, ये मेरा 5 होगा, और यहाँ पे अगर मेरे को 3 और 5 का प्रमेय हम राइट एंगल ट्रायंगल में h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 दी है तो 3/5 मैंने लिख दिया और मैंने 3 और 5 और पाइथागोरस प्रमेय से ये 4 निकाल लिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को इतनी चीज़ पता चल गई। तो थीटा अगर इधर दिया है और मुझसे किसी ने साइन थीटा पूछा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर मेरा ये रहा, 90 के सामने मेरा हाइपोटेन्यूस रहा, और साइन थीटा मेरा क्या होता है? P अपॉन H। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है तो हम उसे उस ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के उसमें थीटा लगा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि अगर मुझसे कॉस थीटा पूछा है, अगर मुझे कॉस थीटा दिया है और मुझसे साइन थीटा पूछा है
तो मेरी जो सबसे पहली वाली आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर मेरे को कॉस थीटा 3/5 दिया है तो 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/25 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 9/25 को आप उधर ले जाएंगे तो -9/25 हो जाएगा, और 1 - 9/25 करेंगे तो आपको 16/25 मिलेगा। तो 16/25 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा 16/25 के बराबर है तो मुझे दोनों तरफ अंडर रूट करना होगा साइन थीटा निकालने के लिए। तो साइन थीटा अगर अंडर रूट 16/25 कितना आ जाएगा, 4/5। तो यही मैं आपको इस पूरे अभी शुरुआत के 50 मिनट में बताने की कोशिश किया कि कैसे सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉटेक थीटा जो भी है, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। उनका राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों से क्या रिलेशन है वो। अब हमें एक चीज़ और देख लेनी है, वो चीज़ हमें ये देखनी है कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो अगर मेरी यहाँ की वैल्यू 90 है तो बाकी ये दो जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी, मेरे को पता है। तो 90 से जो वैल्यू कम है उनमें से कुछ की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और वो वैल्यू हमें किस किस की पता होनी चाहिए, 0 की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। इतने की अगर हमें वैल्यू पता है तो भी हमारे पास कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको कम से कम इतने की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे, आप देखिए। ये एक टेबल है हमारे पास, और इस टेबल में आपको साफ साफ यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो 6 आइडेंटिटी है वो दिख रही है जो हमने अभी तक पढ़ी। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो हमें साइन की सारी वैल्यू पता चल गई कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू ये होती है, साइन 90 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो गई। और आप देख रहे हैं कि ये साइन थीटा जो है, ये जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ते जाता है वैसे वैसे इनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। या हम ये कह लें कि साइन थीटा एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रहनी चाहिए, 0, 1/2, √3/2, 1 और 1/√2, और यही चीज़ें आपकी बार बार घूम के आएंगी। इसके अलावा एक चीज़ 1√3 और एक चीज़ 1/√3। इतने वर्ड आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, इन्हीं के आसपास ही सारी चीज़ें घूमेंगी। 0, 1/2, √3/2, 1, 1/√2, √3 और 1/√3। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे ही मैं कॉस थीटा पे गया तो मैं देख रहा हूँ कि जो 0 और साइन थीटा में जो 0 और 90 की वैल्यू थी वो मेरी कॉस थीटा में इंटरचेंज हो गई। तो इसका मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, और साइन 0 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है। आई बात मेरी समझ में आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत?
तो आपने ये देखा कि 0 और 90 वाले जो अंश हैं साइन थीटा के वो कॉस थीटा में इंटरचेंज हो जाते हैं। आगे देखिए, जो 30 और 60 वाले हैं वो भी हमारे कॉस थीटा में चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी, और जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो आपकी कॉस 30 की वैल्यू होगी। इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आपने ये देखा कि 0 और 90 वाले इंटरचेंज होते हैं, मतलब साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के बराबर होती है और कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 के बराबर होती है। दूसरी चीज़ आपने ये देखी, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर होती है, क्योंकि 30 और 60 इंटरचेंज हो जाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा में, और साइन 30 की वैल्यू आपकी कॉस 60 के बराबर होती है। यहाँ तक दिक्कत। और ये 90-30 है क्या? तो मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री अगर मेरा एक एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बाकी बचे 2 एंगल मेरे 90 से कम होंगे, और ये सारे एंगल देखिए आपके 90 या 90 से कम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो यहाँ पे लिखी हुई है 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा इनकी सारी वैल्यू पता चल गई, कौन सी? 0, 30, 45, 60 और 90। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो क्या आप कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? ज़रूर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, जो हमने अभी पढ़ा, तो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी? √2, क्योंकि देखिए ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, और यहाँ पे थीटा मेरा कितना है? 45 डिग्री। और मुझे मालूम है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी? √2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि कॉसेक के जितनी वैल्यू होंगी वो सारी उल्टी हो जाएंगी। जैसे देखिए, यहाँ पे इन्होंने साइन 0 लिखा है, और हमें मालूम है कि 0 को आप 0/1 को अगर आप उल्टा करेंगे तो आपको 1/0 मिलेगा। तो इसका मतलब 0 का उल्टा आपको क्या मिलता है? नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा आपको क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या मिल गया? 2। 1/√2 का उल्टा क्या मिल गया? √2। √3/2 का उल्टा क्या मिल गया? 2/√3। और 1 का उल्टा क्या मिल गया? 1। आई मेरी बात आपको समझ में? तो इसका मतलब अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू पता होगी। जैसे साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 है तो कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3। ठीक है, इसी तरीके से आपके कॉस के जितनी भी वैल्यू हैं वो आपकी सेक थीटा का उल्टा होंगी, या सेक थीटा की जितनी वैल्यू है वो कॉस थीटा का उल्टा होगी। जैसे कॉस 30 की वैल्यू देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वन का उल्टा क्या हो गया? 1। इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 हुई। कॉस 30 की वैल्यू अगर √3/2 है तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हुई। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो गई? √2। कॉस 60 की वैल्यू अगर 1/2 है तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कॉस 90 की वैल्यू 0 है, और मुझे मालूम है 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया नॉट डिफाइंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आप बस 3 चीज़ याद रखिए 10 में, बहुत ज़रूरी है ये 10 में, और वो क्या है? tan 45, tan 30 और tan 60।
टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और 1/√3 का उल्टा क्या हो गया, √3। तो आपको टेन 45 की वैल्यू 1 मिली, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और टेन 60 की वैल्यू √3। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपको उसने पूछा टेन 0 की वैल्यू क्या होगी और आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही, तो आपको मालूम है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे मेरा थीटा क्या है, 0। तो इसका मतलब टेन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 अपॉन कॉस 0, कि नहीं, यही होगी। तो साइन 0 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब 1 को अगर 0 में डिवाइड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, 0। कोई दिक्कत? तो आपकी टेन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। मान लीजिए आपसे उसने पूछा टेन 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको मालूम है टेन 90 किसके बराबर होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 90 की वैल्यू 0। क्या मेरा 0 1 को कभी डिवाइड कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 आपका कभी भी आएगा तो आप समझ लीजिए नॉट डिफाइंड होगा। कहने की बात ये हुई, अगर कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो सेक 90 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें मालूम है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 0/1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 मेरा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अगला चीज़ हमें ये मालूम है कि टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, आपका कॉट। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर टेन 30 की कोई मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, या मुझे कोई बोले कि टेन 30 की वैल्यू अगर 1/√3 है तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूँगा सर टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/1। इसका मतलब √3। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, मान लीजिए आपको किसी ने पूछा साइन स्क्वायर 60 इंटू टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे कि सर साइन 60 की वैल्यू मेरी होती है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, √3/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद इंटू की साइन। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 हमने पढ़ी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/√3 का स्क्वायर। हमें मालूम है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है, आपसे उसने पूछ दिया कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मालूम है कॉट 0 असल में 1/tan0 होता है, ठीक है, 1/tan0 होता है, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और मैंने आपको बताया था 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। तो देखिए आप जो इतना चीज़ पढ़े, अगर आपके tan 0 की वैल्यू 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा कुछ भी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, मैंने आपको अभी बताया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 का उल्टा क्या हो गया, √3। कॉट 30 की वैल्यू √3। tan 45 की वैल्यू 1 है, तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही मिलेगा। tan 60 की वैल्यू √3 है,
तो cot 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। क्यों? क्योंकि √3/1 को उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/√3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने ये टेबल समझ लिए। अब इस टेबल का फ़ायदा क्या है आप ये देखिए। इसका मतलब आपको 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू पता है हर एक क्वांटिटी की, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे कुछ भी हो। आपसे किसी ने सेक 60 पूछा तो आपको अगर कॉस 60 की वैल्यू पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कॉस 60 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 60 और 30 साइन थीटा के अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, और जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो आपकी कॉस 60 की वैल्यू होगी। हमने अभी यही पीछे जो पढ़ा वो यही चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आपको वो टेबल याद नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आई कि सेक 60 पूछा है, मुझे पता है कॉस 60 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2/1। अब आइए आप क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में अब केवल एक ही साइड दी है, ABC, और यहाँ पे आपको मान लीजिए √2 दे रखा है ये, और हमें बस एक एंगल दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है BC की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको तो अब ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे 90 दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, और ABC ट्रायंगल बना है, और आपसे पूछ रहा है कि BC की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे आप बताइए, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे कि सर ये जो 30 दिया है मैं इसका इस्तेमाल करके आंसर निकालूंगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मुझे BC की वैल्यू निकालनी है, तो 30 के सामने वाली साइड, ध्यान से समझिएगा, 30 के सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है BC। 90 के सामने वाली साइड क्या है हाइपोटेन्यूस, और ये बचा वाला क्या हो गया बेस। मुझसे BC की वैल्यू पूछ रहा है, मुझसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है BC की, और मुझे वैल्यू किसकी पता है हाइपोटेन्यूस की। तो मैं P और H का इस्तेमाल करके क्या मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बोलोगे आप कि सर P और H में हमें H की वैल्यू पता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका कैसे निकलेगा वो समझने की कोशिश करिए। हमें P और H के बीच में कोई रिलेशन पता है तो हम बोलेंगे सर साइन थीटा की वैल्यू P/H होती है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये डायग्राम है तो इसमें थीटा क्या है, तो आप बोलोगे सर थीटा आपने 30 डिग्री को माना है, इसका मतलब मैं लिखूंगा साइन 30 इक्वल टू P मेरा कितना है BC, और मेरा H कितना है √2। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक किसी चीज़ में? तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि मेरे को थीटा 30 दिया था, तो मैंने 30 के सामने मेरे को BC की लेंथ निकालनी थी, तो BC को मैंने BC रख दिया, और मुझे H की वैल्यू पता है तो मैंने P/H मुझे पता है साइन थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पे थीटा मेरे को 30 दिया वो रख दिया। अब देखिए क्या मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है, तो मैं बोलूँगा हाँ सर मुझे साइन 30 की वैल्यू तो पता है। तो इसका मतलब मैं साइन 30 को क्या लिख दूँगा 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है। तो 1/2 इक्वल टू क्या आ गया BC/√2।
और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है कि 2 के अंदर भी √2 छुपा हुआ है, तो इस √2 से इसके अंदर का एक √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके BC की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। ना समझ में आए तो आप एक बार देख लीजिए ये। अगर 1/2 BC/√2 के बराबर है तो इसका मतलब 2BC = √2। तो BC किसके बराबर हो गया? √2/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे मालूम है कि √2/2 का मतलब तो यही हुआ कि ये जो 2 है ये असल में क्या हो रहा होगा? √2 × √2 रहा होगा। कोई भी नंबर अगर 2 बार है अंडर रूट के अंदर तो वो बाहर निकल आता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब 2 क्या है? √2/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया और आपके BC की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन और देखिए आप। मान लीजिए आपको ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और इसमें एक वैल्यू दे दी है बस ये 3, ठीक है, और आपको एक एंगल दे दिया है 45 और आपसे बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों निकालो, दोनों जो साइड बची हुई है वो निकालो। ठीक है, अब मुझे ये 45 दिख रहा है, तो 45 के सामने वाली साइड तो हो गई परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मैं इस परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके इसकी और इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे 45 की वैल्यू पता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि P/B अगर मैं करूँगा तो क्या निकालना पड़ेगा, और P/H करूँगा तो मैं क्या निकालना पड़ेगा। और मैं ये P इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे P की वैल्यू दी हुई है। तो आप बोलोगे सर P/B के लिए मैं tan 45 निकालूंगा, क्योंकि tan थीटा ही मेरा P/B है और यहाँ पे थीटा मेरा कितना है? 45 डिग्री। दूसरा, अगर P/H करना है तो मैं क्या निकालूंगा? sin थीटा। तो इसका मतलब sin 45। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आप देखिए, tan 45 अगर मैं निकालूं तो P/B करूंगा, इसका मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हो गया P और ये हो गया बेस। तो P/B में करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3/B, और 3/B मेरा tan 45 के बराबर है। लेकिन मुझे tan 45 की वैल्यू तो पता है, इसीलिए इसने ये थीटा दिया। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 अगर 3/B के बराबर है तो B की वैल्यू कितनी हो गई? 3। इसका मतलब अगर ये 3 है और यहाँ पे 45 डिग्री दिया है तो ये भी मेरा कितना होगा? 3, क्योंकि tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 3/3 करने पे मुझे 1 मिलता है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब अगर आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड आपको पता है, एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो आपको 3² + 4² से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मिल जाएगा, जो आएगा मेरा 5। लेकिन अगर आपको एक ट्रायंगल में केवल एक ही साइड पता हो, तब आपको कोई ना कोई एक एंगल ऐसा दिया होगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 दिया है और आपसे किसी ने पूछा ABC, AB की वैल्यू निकालो। तो आप बोलोगे कि सर 60 डिग्री का इस्तेमाल करना है मुझे और इस 5 का इस्तेमाल करके मुझे निकालना है AB का वैल्यू। अब देखिए आप, इसका मतलब क्या हुआ? 60 के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस, बाकी बची वाली साइड क्या हो गई? बेस। इसका मतलब मुझे AB निकालने के लिए बेस लेना होगा और हाइपोटेन्यूस लेना होगा, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूस की लेंथ पता है। मैं परपेंडिकुलर का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे AB की लेंथ निकालनी है।
तो आप मुझे बता सकते हैं कि b और h के बीच में कौन रिलेशन बनाता है? तो आप बोलोगे cos थीटा बनाता है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? b/h। और यहाँ पे मेरा थीटा कितना है? 60। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? cos 60 इक्वल टू b मेरा कितना है? ab, और h मेरा कितना है? 5। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको cos 60 की वैल्यू पता है कि नहीं? cos 60 की वैल्यू पता है आपको 1/2। तो ab/5 इक्वल टू अगर 1/2 है तो ab की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2। कोई दिक्कत आपको? ab की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। तो आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल हमें पता चल गया एक्यूट वाला, 90 डिग्री तो होगा ही होगा, और अगर एक भी एंगल हमें पता है जिसकी वैल्यू हमें पता हो, तो अगर हमें कोई भी एक साइड दी हो तो हम दोनों साइड निकाल सकते हैं। जैसे आपको यही एक चीज़ दी है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि हाइपोटेन्यूस क्या होगा। इसे मैंने हाइपोटेन्यूस क्यों कहा? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती। अब आपसे कोई h पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में एक रिलेशन बनाना है, और वो रिलेशन क्या होगा? sin 30 इक्वल टू p/h। और यहाँ पे मेरा p कितना दिया हुआ है? 4। h की वैल्यू मुझे पता नहीं है, sin 30 की वैल्यू लेकिन मुझे पता है 1/2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 8। h की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आप इस पोजीशन पे हैं कि अब आप मेरे साथ पीडीएफ फाइल को डिस्कस कर सकते हैं, या आपको मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे हमने अभी जो ये पहले 1 घंटे में पढ़ा या जो हमने अभी सीखा, इसी पे बेस्ड आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है जो आपको इस वाले एग्ज़ाम में देनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया होगा तभी आप अगले पार्ट की तरफ बढ़िएगा, नहीं तो आपको अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।